बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों नेक्स्ट आपका टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले थोड़ा सा पीछे एक रिव्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी? किसी भी सरफेस एरिया में से जब लाइंस पास करें, कौन सी जी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि जब हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो चार्ज में से लाइंस एमिट होती हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या चीज़ है कि जहाँ पर आकर वो लाइंस ख़त्म होती हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी चार्ज में से निकलती हैं तो अगर आप सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख दें, किसी सरफेस को रख दें, तो ये लाइंस उस सरफेस में से पास करती हैं। एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के सामने आपने एक सरफेस रखी। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में एमिट होंगी। अपवर्ड भी होगी, लेफ्ट साइड पर भी होंगी, डाउनवर्ड भी होंगी, कुछ लाइंस होंगी वो राइट साइड पर सामने की तरफ इस सरफेस की तरफ भी होंगी। अब ये लाइंस इस सरफेस को कट कर रही हैं। जितनी लाइंस इस सरफेस को कट कर रही हैं दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। और इसमें एक और चीज़ भी है, हेल्ड परपेंडिकुलर, कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर पड़े लाइंस जो सरफेस के वो परपेंडिकुलर हो। मतलब कहने का ये है कि ये आपके पास सरफेस है। अब इसका फ्लक्स अगर आपने फाइंड करना है सपोज, तो इसमें से यूं लाइंस मैं ड्रॉ करूं, ये चारों लाइंस इसमें से पास करती हैं, तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा दैट विल बी 4। यूनिट हम बाद में डिसाइड कर लेते हैं, जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो हम यूनिट लिख लेंगे। लाइंस कितनी कट कर रही हैं? 4। अब इस सरफेस का एरिया कितना होना चाहिए? अगर ये मैं पूरी सरफेस यूं ड्रॉ करूं तो इस पूरी सरफेस का एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। और इस सरफेस और इन लाइंस के दरमियान में एंगल कितना होना चाहिए? दिस एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री के परपेंडिकुलर हो। अब फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कंडीशंस कौन सी होगी? नंबर 1 एरिया। एरिया कितना होना चाहिए? एरिया शुड बी 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया। और दूसरा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यूनिट एरिया वेक्टर के दरमियान में जो एंगल रखना है, दैट एरिया के दरमियान में जो एंगल रखना है दैट शुड बी परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान में एंगल कितना होना चाहिए? परपेंडिकुलर। हाँ, ये कंडीशन नहीं है। एरिया, ये जो एंगल है ये यहाँ पर कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आगे आप एरिया को किसी एंगल पे रख देते हैं 90 से हटाकर किसी भी और एंगल पे, हम उसके लिए डिफरेंट एक तरीक़ेकार यूज़ करते हैं, लेकिन हम कंसिडर फिर भी वही करेंगे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के परपेंडिकुलर होंगी। आगे ये बात आपको क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले आगे जी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through unit area held perpendicularly in the direction of electric field lines is called electric flux। कि किसी यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रखा हुआ है उसमें से जितनी लाइंस पास करती हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद सिंबल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सिंबल यूज किया जाता है फाई। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, प्रोनाउंस आपने इसको करना है फाई। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसके लिए हम यूज करते हैं फाई ई। सिंबल के बाद बच्चों फॉर्मूला, फॉर्मूला इसका है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये डॉट प्रोडक्ट है एरिया वेक्टर का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये ई क्या चीज़ है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ए यहाँ पर एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर का मैं कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देता हूँ, पहले हम इसके यूनिट्स लिख लें बच्चों। यूनिट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो अगर आप तरतीब से लिखें तो कुछ यूँ बनते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। टॉपिक की लास्ट लाइन के अंदर ये मेंशन किए गए हैं यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट बच्चों, इस यूनिट के बाद अब बात आ गई एरिया वेक्टर क्या चीज़ है। एरिया के ऊपर 90 डिग्री का एंगल दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। सपोज ये मेरा हाथ एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल, ये मार्कर की डायरेक्शन अपवर्ड है, ये जो अपवर्ड इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। किसी भी सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल, ये सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें दैट इज नोन एज एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। तो ये जो आपने एंगल की बात की थी वो एंगल किस किस चीज़ के दरमियान में है? ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, एरिया नहीं है। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो इसको कंसिडर करते हैं कि ये एरिया नहीं है। उसके लिए पीछे एक सिंपल सी लॉजिक ये है कि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान में होता है। तो ई वेक्टर क्वांटिटी, ए को भी वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर डील कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? एरिया वेक्टर। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर जहाँ पर यूनिट एरिया का कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ पर ही हमने आपको एरिया वेक्टर की भी एग्जांपल समझाई थी। वहाँ पर अगर आप क्लियरली देखें ना तो उस तरह एक क्लियर डायग्राम बनी हुई है कि यूं करके एक सरफेस बनी हुई है और इस सरफेस के ऊपर एक एरो यूं करके बना हुआ है और वहाँ पर आप ये क्वेश्चन नहीं करते कि ये क्या चीज़ है। तो बच्चों ये वहाँ पर डायग्राम किस चीज़ की बनी है? एरिया वेक्टर। अगर हमारे पास सरफेस हो कुछ यूँ इंक्लाइंड है, इस इंक्लाइंड सरफेस का अगर मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ करना तो कहाँ होगा? इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? वो यूं स्ट्रेट लाइंस लगाने बैठ जाते हैं। यहाँ पर लाइन स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पर बात है कि इस लाइन के ऊपर 90 का एंगल ड्रॉ करना है, तो इस लाइन के ऊपर 90 का एंगल यहाँ पर ड्रॉ होगा, ये आपके पास बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होगी यहाँ पर एरिया वेक्टर की। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज़, अगर हम इसके कुछ 3 इसके हम स्पॉट्स बनाते हैं कि एरिया की पोजीशन के अकॉर्डिंग, एंगल्स के अकॉर्डिंग हम 3 उसके केसेस लिखते हैं। पहला केस है जी बच्चों मैक्सिमम का, कि वो कौन सा केस है जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है। फ्लक्स तब मैक्सिमम होता है व्हेन ई एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर। जब ई और एरिया वेक्टर जब ई और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल हो, जब ई और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल हो तब फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होता है। कैसे? सपोज हमारे पास एक सरफेस है कुछ यूं, इस सरफेस के ऊपर हम इंसिडेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, जो कि इसको क्रॉस कट करके आगे पास कर रही हैं। अब इस सरफेस के ऊपर मैं एरिया वेक्टर अगर ड्रॉ करूं तो इस सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर यहां पर यूं ड्रॉ होगा। अब अगर आप एरिया वेक्टर और ई के दरमियान में एंगल देखें तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम। और अगर आपने बात लिखनी हो ई और एरिया के दरमियान में तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर आप एरिया की बात करें तो वो परपेंडिकुलर है। अगर आप एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं तो पैरेलल, अगर आप एरिया की बात कर रहे हैं तो वो एंगल परपेंडिकुलर। क्योंकि ये है ना आपके पास वो सरफेस, अगर उस सरफेस और ई के दरमियान में बात करें तो 90 का एंगल है, लेकिन अगर आप एरिया वेक्टर और ई के दरमियान में बात करें तो वो दोनों आपस में पैरेलल। नेक्स्ट, फ्लक्स कब मिनिमम होता है? मिनिमम फ्लक्स तब है जब इसका रिवर्स केस आ जाए। रिवर्स केस से मुराद ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली लाइंस जो हैं वो और एरिया आपस में पैरेलल। एरिया और एरिया वेक्टर में फिर यहाँ पर डिफरेंस रखिएगा। कैसे? अगर हमारे पास एक सरफेस है यूं पैरेलल, अब मैं इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करवाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इसमें से पास यहाँ से करवाई जाए तो बच्चों यहाँ से कोई लाइन नहीं होगी जो इस सरफेस में से पास कर जाए। क्यों? सरफेस बिल्कुल थिन शीट है, तो अगर थिन शीट है तो उसमें से तो कोई लाइन कट नहीं करेगी। जब कोई लाइन नहीं कट करेगी तो फ्लक्स विल बी जीरो। यहाँ पर मैक्सिमम के पीछे एक और बात सोचे ना, यहाँ पर यूँ सरफेस पड़ी है, लाइंस ने मूव करना है लेफ्ट से राइट, सारी लाइंस इस सरफेस में से पास करेंगे, लेकिन जब सरफेस ही आपने पैरेलल रख छोड़ी है, जब लाइंस पास करेंगे तो इस सरफेस को तो कट ही नहीं करेगी। और हमने डिफाइन क्या किया था? हमने डिफाइन यही किया था कि सरफेस को जितनी लाइंस कट करती हैं, और जब लाइन ही कोई नहीं कट करेगी तो फ्लक्स कितना होगा? जीरो। तो इस केस में जब आप लोग लिखेंगे फॉर्मूला तो फॉर्मूला लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करके लिखें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, कितना है? 90। किस किस चीज के दरमियान में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान में। एरिया वेक्टर इस सरफेस से अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
लेफ्ट से राइट एंगल कितना दोनों के दरमियान में, यहाँ पर और इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना 90, cos 90 0, फ्लक्स विल बी 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में कितना हो गया जी 0। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लिखें तो इट विल बी इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। क्यों? क्योंकि पैरेलल में एंगल कितना 0, cos 0 1, और जब cos 0 1 होगा तो फाई विल बी इक्वल टू ई ए। लास्ट चीज बच्चों इसमें यह है कि अगर किसी हम खास एंगल पे रख दें, मतलब हम 90 को हटाकर कोई और एंगल रख दें, मतलब जिस तरह ये इंक्लाइंड सरफेस आपके सामने बनी हुई है, अगर ऐसी सरफेस हो, इस सरफेस के ऊपर अगर हम ड्रॉ करें तो इस सरफेस के ऊपर आप कंसिडर करें कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ यूँ पास कर रही हैं लेफ्ट से राइट, और ये इस सरफेस को यहाँ से कट करके आगे पास करती हैं। अब हमने बताना है इसमें फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसके लिए इस एरिया वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें। जब आप एरिया वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे तो आपने वही कंपोनेंट पिक करना है जो प्रोजेक्शन का, और प्रोजेक्शन का कंपोनेंट कौन सा होता है, दैट इज ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो जब आप इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, उसी तरह, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ एंगल थीटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चों इसी चैप्टर इसके बाद 2 चैप्टर्स के बाद एक टॉपिक आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में सिर्फ और सिर्फ लाइंस का ही फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स। और वहाँ पर जाकर इस चीज़ को भूल नहीं जाना कि यहाँ पर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो एरिया नहीं था, वो क्या था जी, एरिया वेक्टर। अब ये तो हो गया सरफेसेस की बात। अगर तुम्हारे पास सरफेसेस हो स्ट्रेट, व्हाट इफ द सरफेस इज स्फेरिकल, मतलब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाए कि सरफेस स्फेरिकल है। अगर सरफेस स्फेरिकल होगी तो फिर हम उसमें फ्लक्स किस तरह से फाइंड करेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जो अब लास्ट टाइम आपने ये पढ़ा था कि आप किसी सरफेस के अंदर से लाइंस को पास करवा लेते, ठीक होगा। अब की बार ऐसा नहीं है, अब आपने एक सरफेस लेकर उसके अंदर चार्ज रख दिया। कैसे? लेट्स अस एक्सप्लेन इट। कि बच्चों हमारे पास कुछ यूं है, एक सरफेस स्फेरिकल कह लें, इस सरफेस के सेंटर में आपने प्लेस किया एक चार्ज, ये चार्ज हम कह लें प्लस क्यू। इस सरफेस का आपने बताना है टोटल फ्लक्स कितना होगा। अब देखा ना, पॉजिटिव चार्ज में से जितनी भी लाइंस निकलेंगी वो सारी की सारी इस सरफेस को कट करेंगी। पॉजिटिव चार्ज में से निकलने वाली तमाम तर लाइंस इस सरफेस को कट करेंगी, तो जितनी लाइंस होंगी उतना फ्लक्स तो होगा। लेकिन इस फ्लक्स को फाइंड आपने फिर किस तरह करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी की पूरी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे। इस पूरी की पूरी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे। उन्हीं में से एक पैच में कुछ यूं ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये हमने इसके ऊपर से एक पैच कट किया। अब इस पैच का एरिया मैं कह देता हूँ दैट इज डेल्टा A1। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपने पैचेस में ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अभी तक हम आपको जो पिछले हिस्से में पढ़ा रहे थे वो यूं था कि आप एरिया जो सरफेस कंसिडर कर रहे थे जिसको लाइंस कट कर रही थी, वो लाइंस हमेशा, वो सरफेस हमेशा स्ट्रेट होती। तो हमने इतने छोटे पैचेस कट करने हैं कि जो स्फेरिकल पीस है ये हमें प्लेन नज़र आए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपनी अर्थ को फ्लैट कंसिडर करते हैं, हालांकि है नहीं क्योंकि ये सर्कल है। अब इस बहुत बड़े सफ़ियर के ऊपर जब आप छोटा सा पैच कंसिडर करते हैं ना, तो हमेशा आपके लिए फ्लैट ही होता है। जैसे जिस तरह इस रूम का जो नीचे फ्लोर है वो सारे का सारा फ्लैट है, सेम इसी तरह ये पूरे का पूरा सफ़ियर, इस सफ़ियर के ऊपर जब आप एक छोटा सा पैच कंसिडर करेंगे तो वो छोटा सा पैच हमेशा स्ट्रेट पैच होगा, वो बिल्कुल फ्लैट होगा, प्लेन होगा। तो हमने पूरी की पूरे ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देना है। पहला पैच डेल्टा A1, कोई दूसरा पैच हमने यहाँ पर ले लिया डेल्टा A2, डेल्टा A3, एक तीसरा पैच ड्रॉ कर दिया एंड सो ऑन। आखिरी जो पैच हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज डेल्टा AN। अब हर एक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमने निकालनी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले पैच का फ्लक्स फाइंड करूं तो पहले पैच के लिए फ्लक्स का आंसर आना चाहिए फ्लक्स ऑफ पार्ट 1, पैच 1 एरिया 1 का, दैट विल बी इक्वल टू E डॉट डेल्टा A1।
और अभी हम E को भी 1 लिख देते हैं, E1 डॉट डेल्टा A1। अब जो इस कंडीशन के अंदर एक बात जहन में रखिएगा कि डेल्टा E1, इसके लिए डेल्टा E2, इस तीसरे एरिया के लिए डेल्टा E3, यहाँ पर E4 एंड अप टू लास्ट डेल्टा En, ये सब के लिए सेम होगा। ये सेम क्यों होगा? तो उसके पीछे रीज़न ये है, E के लिए बच्चों आपने फॉर्मूला देखा था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। इस सफ़ेयर के बिल्कुल सेंटर में पड़ा है ये 4, और यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक रेडियस R, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक रेडियस R, सबका रेडियस R। तो आपने जो पैचेस बनाए वो कहाँ पर बना रखे हैं? वो सफ़ियर की सरफेस के ऊपर बना रखे हैं। तो सबका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। चार्ज तो वैसे ही सबके लिए सेम है, ये वैसे ही एक कांस्टेंट फैक्टर है। तो E सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे। जब डिस्टेंस हर पैच का थ्रू आउट सेम है फ्रॉम द चार्ज, तो इस वजह से हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। ठीक है, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। तो E सबके लिए हो गया सेम। जब आप दूसरे पैच के लिए लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे डेल्टा फाई 2 इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2, फाई 3 विल बी इक्वल टू E3 डॉट डेल्टा A3 एंड अप टू सो ऑन। लास्ट वाले के लिए आप लिखेंगे फाई n इज इक्वल टू En डॉट डेल्टा A। टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो टोटल फ्लक्स के लिए इन सब को आपस में ऐड कर दें। और अगर हम इन सब को आपस में ऐड करें तो बच्चों हम लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट पैच प्लस फ्लक्स ऑफ द सेकंड पैच प्लस फ्लक्स ऑफ द थर्ड पैच एंड अप टू फ्लक्स ऑफ द nth पैच। ठीक हो गया। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो बच्चों अगर फाई की वैल्यू यहाँ पर फाई 1 की रिप्लेस करें तो इट विल बी इक्वल टू E डॉट डेल्टा A1, E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस फाई 2 E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस E3 डॉट डेल्टा A3 प्लस लास्ट डेल्टा फाई n En डॉट डेल्टा A n। सबकी वैल्यूज रिप्लेस होगी। नेक्स्ट आ गया E डॉट A को ओपन करके लिखना EA cos थीटा। अब बच्चों यहाँ पर ये जो पैच है इसके ऊपर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही होगी। स्फेरिकल का केस है ना, बिल्कुल सेंटर से लाइन निकल रही है, तो हर पैच के ऊपर उसका एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। अब पैच के ऊपर 90 डिग्री है, ये E की डायरेक्शन, ये E था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसके ऊपर एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस पैच का एरिया वेक्टर किधर होगा? इस पैच के ऊपर 90 डिग्री का एंगल। तो इस पैच पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें तो यहाँ पर बनेगा, और यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में होंगी। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, किस किस की? E की और एरिया वेक्टर की। जब E और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए तब इस केस में फ्लक्स क्या होता है? मैक्सिमम। थीटा विल बी 0, कॉज ऑफ 0 1। कॉज ऑफ 0 डिग्री किसकी इक्वल हो जाएगा? 1। तो ये तमाम तर पोर्शंस E1 डॉट डेल्टा A1 एंड सो ऑन अप टू En डॉट डेल्टा An, ये सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे cos 0 के साथ, और cos 0 होता है 1। तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 अप टू En डेल्टा An। नेक्स्ट इसके बाद आपका स्टेप ये है कि आपने ये एक्सप्लेन करना है कि E हर पॉइंट पर सेम है। उसके लिए आप ये लॉजिक यूज़ करेंगे,
ई किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि सफ़ेयर है और सफ़ेयर की बाउंड्री से लेकर सेंटर तक हर डिस्टेंस सेम है, रेडियस के इक्वल होता है। जब हर डिस्टेंस सेम है, सारे डिस्टेंसेस सेम होंगे तो ई की वैल्यू सबके लिए सेम होगी। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 अप टू EN। ये E1, E2, E3 अप टू EN ये सारे आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि E सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? E डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस के ऊपर। चार्ज तो वही है ना, एक ही है सेंटर में, और दूसरी चीज़ डिस्टेंस, डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, तो वो चेंज नहीं हो रहा, तो E सबके लिए सेम होगा। और जब E सेम होगा तो नेक्स्ट वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आपकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी फाई। E सबके लिए सेम है तो आप E को कॉमन निकाल लें। एज E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 अप टू EN। जब सारे सेम है तो बस सिंपल E करके इनको कॉमन ले लें। बाकी क्या रह जाएगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। ठीक हो गया? E कैसे कॉमन आया? E1, E2, E3 सारे सेम है। जब सब सेम है तो आपने सबको कॉमन ले लिया, सिर्फ आपने उसके बाद डेल्टा A1 यहाँ से डेल्टा A2 एंड सो ऑन, लास्ट पे डेल्टा AN। अब बच्चों सारे के सारे एरियाज़ को अगर हम ऐड अप करें तो क्या होगा? इस पूरे के पूरे सफ़ेयर का एरिया निकल आएगा। और सफ़ेयर का जो स्फेरिकल एरिया होता है, सफ़ेयर के लिए एरिया इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फेयर किसकी इक्वल होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम उसको रिप्लेस करें तो हम यूं कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स E विल बी इक्वल टू E जो आपने कॉमन लिया था, E जो आपने कॉमन लिया था, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। ये सारे का सारा क्या चीज़ है? ये टोटल एरिया है। तो ठीक किस चीज़ का? सफ़ेयर का मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया ऑफ सफ़ेयर, टोटल एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया। तो बच्चों फाई E इज इक्वल टू E की वैल्यू रिप्लेस करें तो बच्चों E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। यहाँ से हमने पिक की, मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया ऑफ द सफेयर दैट इज 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल। तो बच्चों फाई E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स सरफेस का कितना हो जाएगा? Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पर दो फॉर्मूले हो गए फ्लक्स के। एक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू E डॉट A, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी को डिवाइड कर दें टोटल चार्ज से तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? फ्लक्स। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आपने फॉर्मूला कब लिखा है? व्हेन द मीडियम देयर इज नो मीडियम, जब आप वैक्यूम की बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। बट इफ देयर इज अ मीडियम, तब आप इसी फॉर्मूले को क्या लिखेंगे? फाई E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, नीचे ही उसके साथ आप R भी ऐड कर देंगे। एक बात, नेक्स्ट चीज इसमें बच्चों यूं है, ये तो हो गया स्फेरिकल, बड़ा सीधा सीधे सरफेस थी। अगर हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप हो तब आप उसके लिए फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो वो आपने फाइंड करके बताना है। सपोज हमारे पास एक शेप आ गई जिस तरह आपकी बुक पे ड्रॉ की गई है। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की शेप ड्रॉ कर दी गई, आपसे कहा गया आप इस सरफेस का फ्लक्स फाइंड करके दें, और चार्ज पड़ा है यहाँ पर सेंटर में। देन तो आपने फ्लक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो आप इस चार्ज के इर्द गिर्द यूं करके सफ़ेयर ड्रॉ कर दें। तो जिस तरह आपने पहले पूरे का फ्लक्स फाइंड किया, आप इस सरफेस का फ्लक्स फाइंड करें। जो फ्लक्स इस सरफेस का होगा वही फ्लक्स इस पूरी सरफेस का होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर ये जो सरफेस है ये तो बहुत छोटी है, ये सरफेस इतनी बड़ी सरफेस है, तो दोनों का फ्लक्स सेम क्यों हो गया?
अगर आप ई डॉट ए वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो आप तो हमें यूँ समझाते हैं कि ई डॉट ए के मुताबिक ई और ए का प्रोडक्ट जब एरिया ही छोटा सा तो फ्लक्स इसका कम होना चाहिए। तो बच्चों इसके पीछे लॉजिक यूँ है कि अगर ये सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज है, तमाम तर लाइन इससे बाहर निकल रही हैं, तो अगर इस सरफेस को 10 लाइंस कट कर रही हैं तो इसको भी तो 10 ही करेंगे। जब लाइंस की तादाद सेम है तो फ्लक्स विल बी सेम। आप फॉर्मूले से हम आप इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे, तो आप उसके पीछे ये लॉजिक देंगे कि ये सरफेस करीब है, ये जो सरफेस आपने इस चार्ज के बनाई है ये ब्लू वाली ये सरफेस करीब है, ये वाली जो सरफेस है ये दूर है। तो अगर दूर हो रही है वो सरफेस तो यहाँ पर ई कम हो जाएगा, यहाँ पर ई की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला कि क्लोजर टू द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कम होती है। तो बच्चों इस सरफेस के ऊपर ई ज़्यादा होगा लेकिन एरिया क्या होगा? कम। यहाँ पर ई कम होगा लेकिन इस सरफेस का एरिया क्या होगा? ज़्यादा। एक फैक्टर बढ़ा, दूसरा फैक्टर कम, बात वहीं पर रहेगी, फ्लक्स उतना ही रहेगा। और फ्लक्स फाइंड करने का तीसरा तरीका, पहला कौन सा है? नंबर ऑफ लाइंस। दूसरा तरीका ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा फार्मूला। और तीसरा तरीका अब कौन सा है? फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी गॉसेस लॉ। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, असल में इसकी बेसिक्स वो पिछला टॉपिक ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ चार्ज इनक्लोजिंग सरफेस की, जिस सरफेस के अंदर चार्ज है उसमें कितना फ्लक्स होगा। तो अब गॉसेस लॉ के अंदर क्या है, वैसे की डायग्राम है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही शेप आपने ड्रॉ करनी है। ये असल में यूँ है कि आप कोई भी अनइवन किस्म की शेप ड्रॉ कर लें, मतलब ना तो वो स्फेयर हो, ना सर्कल टाइप हो, ना वो स्क्वायर या व्हाटएवर, कोई सीधी सीधी डायग्राम ना हो, मतलब एक ऐसी सरफेस जिसका आप सिंपल मेथड से एरिया फाइंड नहीं कर सकते, एक अनइवन सरफेस इसको बोलते हैं। आप इसको ड्रॉ कर लें। अब उसके अंदर कुछ चार्ज हमने इनक्लोज किया। रिमेंबर दिस, मैं जब भी चार्ज की बात कर रहा हूँ, अगर मैं मेंशन नहीं कर रहा तो अंडरस्टूड है वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस ही हैं सारे, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। वैसे 6 बनते हैं, मैंने उसको Qn मेंशन किया है कि जितने मर्जी चार्जेस हों डजेंट मैटर। अब आपने बताना ये है कि इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों हर चार्ज के लिए आप अलग अलग से फ्लक्स निकाल लें। अगर मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए लिखूं पहले चार्ज के लिए फ्लक्स, तो इट शुड बी इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। मैं दूसरे चार्ज के लिए फ्लक्स की वैल्यू लिखूं, दैट शुड बी इक्वल टू Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। थर्ड के लिए Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, फोर्थ के लिए Q4 ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब आप बात पिक कर गए होंगे कि लास्ट वाले के लिए Qn के लिए क्या हो जाएगा? इट विल बी Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब आपने बताना है जी टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल फ्लक्स फाइंड करना मसला ही कोई नहीं, सबको आपस में ऐड कर दें। टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अप टू φn। कि तमाम तर जितने भी वो चार्जेस हैं सबका फ्लक्स आपने ऐड कर देना है। अब इनमें वैल्यूज पुट करें। फाई टोटल जो फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू φ1 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, φ2 की जगह Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा? Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस 8.85 10⁻⁻12। तो इसको कॉमन ले लें, फाई E इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये फैक्टर कॉमन हो चुका है तो बाकी रह जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। क्लियर? नेक्स्ट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn, ये सब क्या है? ये इस पूरी सरफेस के अंदर जो चार्ज है ना, ये इसकी इक्वल है, टोटल चार्ज जितना उस सरफेस के अंदर है। तो हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं, फाई E इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल
चार्ज, और टोटल चार्ज को हम कोई नया सिंबल दे देते हैं Q, तो बच्चों टोटल फ्लक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। अब यहाँ पर इसके बाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये कि इस सारी सिचुएशन में जब आप ये Q/ε0 कर रहे हैं, इसमें चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर चार्ज सरफेस से बाहर होगा देन फ्लक्स विल बी ज़ीरो। ठीक हो गया ना। वो आगे हम प्रूफ करेंगे, जब हम एप्लीकेशंस करेंगे उसमें हम प्रूफ करेंगे कि अगर चार्ज सरफेस से बाहर हो तो फ्लक्स विल बी ज़ीरो, लेकिन अगर चार्ज सरफेस के अंदर हो तब आपने ये फॉर्मूला लिखना है, phi इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। और गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट भी यही है। अगर आप गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट ध्यान से देखें तो इसमें वो एक क्लियर वर्ड लिखते हैं, एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड का मतलब क्या है कि चार्ज उस सरफेस के अंदर हो। द टोटल फ्लक्स थ्रू ऑफ अ सरफेस इज इक्वल टू, the total flux of a surface is equal to 1/ε0 times, word multiply का मतलब टाइम भी होता है ना कि इसको इतने टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ठीक है, कि सरफेस के अंदर होना चाहिए चार्ज। ये जो आपने सरफेस ड्रॉ कर रखी है, चार्ज इस सरफेस के अंदर होना चाहिए। और इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना चार्ज है, Qn तक 6 बनता है। तो आपने भी यहाँ पर ये सारा ऐड करके लिखा। ठीक, तो ये है बच्चा आपके पास गॉसेस लॉ। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका है कि एक्सरसाइज के अंदर के वहाँ पर उन्होंने पूछा होगा, पूरी स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है, इज दिस अ गॉसेस लॉ, तो यस वो पूरी जो स्टेटमेंट लिखी है वो गॉसेस लॉ की ही है। ठीक है, थोड़ी सी वर्डिंग आगे पीछे हो सकती है लेकिन बात सेम है। फिर सुन लें, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपने टोटल चार्ज की बात करनी है, और दूसरा चार्ज उस सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो बच्चों ये है गॉसेस लॉ आपका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें अब आप करेंगे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस। 3 उसकी एप्लीकेशन है कि हम 3 डिफरेंट सर्फेसेस लेकर तीनों के लिए अलग अलग हम फ्लक्स फाइंड करेंगे।